4 फरवरी के लिए हम कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे, एडिटोरियल भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के लिए है। तो सबसे पहले हम 2 एडिटोरियल देखेंगे। पहला वाला एडिटोरियल है अमेरिका और भारत के डील के बारे में। अमेरिका और भारत के डील के बारे में हमने कल भी बात की थी, शॉर्ट में बात की थी, आज थोड़ा डिटेल में। हालाँकि नया कुछ आया नहीं है क्योंकि सिर्फ़ अमेरिका की सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के जो कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, उन्होंने ही दावे किए हैं। उन्होंने ही कहा है कि ये जो डील है अमेरिका के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन भारत की सरकार ने अभी बताया नहीं है कि क्या-क्या इस डील में है, क्या-क्या चीज़ें तय हुई है, भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगेगा, भारत अमेरिका के ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा, क्या कृषि सेक्टर को खोला है या नहीं खोला है, क्या एक्सपोर्ट भारत से ज़्यादा होगा, कम होगा, हम अमेरिका से कितना माल खरीदेंगे, रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो तेल किससे खरीदेंगे, क्या वेनेजुएला या अमेरिका से तेल खरीदेंगे, इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर पहले वाले एडिटोरियल में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला एडिटोरियल है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, क्योंकि अभी तक आईसीसी का वैसे तो इवेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मेज़बानी कर रहा है भारत और श्रीलंका कर रहा है। तो उसमें पाकिस्तान ने, भारत में और बांग्लादेश ने, दोनों ने भारत से मैच करने पर और भारत में खेलने पर आपत्ति जताई है और दोनों ही अभी तक जो खबर है उसमें इस टूर्नामेंट से दोनों टीमें बाहर हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, उनकी जगह दूसरी टीमें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तो खेलों का नुकसान होता है, दूसरा इससे जुड़े रेवेन्यू का नुकसान होता है और फिर खेलों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, बढ़ रहा है। हर एक देश की बात है, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश की नहीं, भारत में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसके बारे में भी बात करेंगे और रेवेन्यू के लॉस के भी बारे में भी बात करेंगे और खेलों का नुकसान जो होता है, खेल भावना का नुकसान होता है और खेल प्रेमियों को जो मायूसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा में कुछ सांसदों को, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया गया है। राजनीति है, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि जो सस्पेंशन है उसकी पूरी प्रोसेस क्या है और इसकी जो शक्ति है वो किसके पास है। तो सस्पेंशन की प्रोसेस, उसके लिए जो प्रावधान है, लोकसभा ने जो नियम बनाए हैं, राज्यसभा ने जो नियम बनाए हैं और हमारे संविधान में जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हमें यहाँ देखना चाहिए, क्योंकि हमें राजनीति है, राजनीति के बारे में आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जो पीछे की कहानी है, इसके जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि डीआरडीओ ने नई तकनीक का परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या तकनीक है, इसके बारे में देखेंगे और कहाँ पर यूज़ होने वाली है और पुरानी जो तकनीक है उसको अगर ये रिप्लेस करती है या किस काम में हमें मदद करेगी, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 नए रामसर साइट जुड़े हैं और फिर देखेंगे कि मणिपुर में जो पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और अब वहाँ पर नई सरकार बनने जा रही है। युनमान खेमचंद सिंह वहाँ के नए सीएम होंगे। पुराने सीएम ने पिछले साल ही फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। तो अब देखेंगे कि ये जो सरकार है उसके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि मणिपुर बटा हुआ है। वहाँ पर कुकी मैतेई समुदायों में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, टकराव हुए थे, कई सरकारी हथियार तक लूट लिए गए थे और इस हिंसा में उन हथियारों का यूज़ किया गया था। और हमने देखा था कि जो पिछले सीएम थे वो एक समुदाय के प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे या कहें कि सही फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और ये जो खेमचंद साहब है, खेमचंद सिंह साहब, वैसे तो एन वीरेन सिंह के समर्थक माने जाते थे, लेकिन उन्होंने ही बाद में इस्तीफे की मांग की थी और अब जो नई सरकार बनी है उसमें खेमचंद सिंह जी हैं जो अब वहाँ के सीएम बनने वाले हैं। और फिर 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे। एक डिप्टी सीएम है वहाँ से अपने नागा समुदाय से है और एक मतलब नागा पीपुल्स फ्रंट शायद उनका संगठन है, और दूसरा जो डिप्टी सीएम है वो बनने वाला है कुकीज़ो समुदाय से। फिर हम देखेंगे भारत और किर्गिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है खंजर। और फिर हम देखेंगे ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। तो ये सारी न्यूज़ आज के लिए है हमारे पास। अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर हमारा जो चैनल है वहाँ पर जो भी चीज़ें वीडियोस डले हुए इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो मेंस एनरिचमेंट के लिए हो, चाहे वो प्रीलिम्स के हिसाब से हो, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और आपको भी अपने एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी।
तो पहला जो एडिटोरियल है हमारे पास, भारत और अमेरिका के बीच में जो लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर बात चल रही थी, पिछले 4-5 महीनों से बात चल रही थी। पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद फिर से 25% का टैरिफ लगाया था। ये जो पहला वाला 25% का टैरिफ था, वो एक रेसिप्रोकल टैरिफ था। क्यों लगाया गया था? जैसे हम हमेशा से ही बात कर रहे हैं, लगभग कई दिनों से इसके बारे में बात चल रही है कि अमेरिका कहता है कि भारत हमसे बड़े पैमाने पर लाभ कमा रहा है, फ़ायदा कमा रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बेचता है, लेकिन अमेरिका से बहुत कम चीज़ें खरीदता है और भारत को अमेरिका से व्यापार करने पर फ़ायदा भी होता है। जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में है, तो ये चीज़ें अमेरिका से देखी नहीं जा रही। अमेरिका को नुकसान होता है, अमेरिका को व्यापार में घाटा होता है, इसके लिए भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था। फिर 25% का टैरिफ जो लगा था वो रशिया से तेल खरीदने को लेकर लगा था। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चूँकि भारत रशिया से तेल खरीदता है, हालाँकि भारत को सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जब भारत रशिया से तेल खरीदता है, उसे पैसे देता है, तो उस पैसे से रशिया अपने वॉर्स की फंडिंग करता है, तो उसको लेकर अमेरिका को यहाँ पर चिंता है। वैसे चिंता क्या है? राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, आपस में देश एक-दूसरे से टकराते रहते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रूस किसी भी तरह से आगे बढ़े। हालाँकि अमेरिका की तुलना में बहुत छोटी इकॉनमी है, वैसे तो भारत से भी छोटी इकॉनमी है, लेकिन फिर भी जो हथियारों का मामला है या रणनीतिक रूप से अमेरिका को टक्कर देने की बात है, तो यहाँ पर यूएसए रशिया को अपने एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। तो तब से लेकर बात चल रही थी दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील को लेकर, और अभी खबर आई है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता हो चुका है। अब व्यापार समझौता तो हो चुका है, इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पहले की गई, फिर भारत की सरकार ने भी कुछ इस तरह के ट्वीट्स किए। बहुत ज़्यादा विस्तार में हमें नहीं बताया है कि क्या डील हुई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर अब 50% का टैरिफ नहीं लगेगा। जो 25-25% का टैरिफ लग रहा था, वो अब नहीं लगेगा। उसकी जगह पर सिर्फ 18% का टैरिफ लगेगा। तो जो 25% का टैरिफ था, जिसमें प्यूनिटिव टैरिफ था, पेनाल्टी टैरिफ था भारत के ऊपर, जो हम रशिया से तेल खरीद रहे थे उसको लेकर, तो इनका कहना है कि भारत ने इनसे दावा किया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। हालाँकि यह घोषणा भारत की तरफ से की जानी थी। भारत एक संप्रभु देश है, भारत की नीतियाँ, भारत के फैसले भारत खुद ले सकता है, लेकिन इन्होंने भारत की तरफ से दावा किया है, जो भारत के लिए, भारत की छवि के हिसाब से और भारत की संप्रभुता के हिसाब से ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, तो ये वाला जो 25% का टैरिफ है, उसे लगाने की तो बात ही नहीं है। और फिर जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, उसमें से सिर्फ 18% का टैरिफ लगेगा। तो ये जो घोषणा है, ये अमेरिका में हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। भारत के लिए ये जो कदम है बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्हें भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई डील हुई है, तो उस डील के बारे में उन्हें बताना चाहिए। बाकी जो फैसले हैं, या जैसे कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या रूस से तेल ना खरीद कर किसी और देश से खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा, ये सारे फैसले, ये सारी घोषणाएं भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। जबकि ये घोषणाएं रूस को लेकर भी, और अगर वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे वहाँ, उससे लेकर भी ये जो घोषणाएं हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो कम टैरिफ लगेगा, ये बात अगर डील है तो वो कह सकते थे कि अब कम टैरिफ लगाएँगे, तो उसको लेकर डील में और घोषणाओं में बात की जा सकती थी। लेकिन भारत की तरफ से किसी भी प्रकार की घोषणा उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला हुआ है वो अभी तुरंत लागू होगा, लेकिन भारत के वाणिज्य मंत्री की तरफ से कहा है कि इसके बारे में डिटेल अभी सामने नहीं आई है, तो जल्द ही इनके बारे में आपको या सार्वजनिक रूप से सारी जानकारी दी जाएगी। तो डिटेल कब आएँगी, इसको लेकर भी अभी अनिश्चितता है, और क्या फैसले हुए हैं इसको लेकर भी अनिश्चितता है, और ये डील और ये जो नए फैसले हैं और नए टैरिफ्स के रेट हैं, कब से लागू होंगे, इसको लेकर भी अभी कोई निश्चितता नहीं है। ये भी नहीं पता कि ये मिनी डील है या टैरिफ से जुड़ा ही समझौता है, या फिर कोई बड़ी द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड डील हुई है। कौन-कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, इसको लेकर अभी भारत सरकार की तरफ से तो कोई दावा नहीं आया है, और हमें एक भारतीय होने के नाते भारत सरकार के फैसलों का, भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली जानकारी का इंतज़ार करना चाहिए और उसे ही ये सही मानना चाहिए। बाकी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके बड़बोले बयानों को लेकर वो तो जाने ही जाते हैं, और इस तरह की बातें वो करते ही रहते हैं, बेतुके बयान देते हैं, बेतुके फैसले लेते हैं, इस तरह की हरकतें उनकी चल रही हैं। पूरी दुनिया इससे परेशान है, अब क्या कर सकते हैं। फिर
इन्होंने कहा है, ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। तो इसको लेकर भी भारत सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया है। अगर हम रूस से तेल खरीदने की बात करें, तो जब से यूक्रेन और रशिया का जो वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद रूस से भारत को सस्ता तेल मिल रहा था और भारत लगभग अपनी कुल ज़रूरत का 40% तेल तक रूस से खरीद रहा था। बहुत कम कीमत पर मिल रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल का भाव है उससे कम भाव पर। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग आधे के रेट पर हमें तेल मिल रहा था। तो क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? और भारत में लंबे समय से रूस से तेल का व्यापार हो रहा था, पहले भी हुआ था, बीच में कभी बंद भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तो हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ के तेल के हिसाब से डिज़ाइन है, वहाँ के तेल के हिसाब से हमारी सारे रिफाइनरीज़ काम कर रही हैं और उन्हें इस तरह से बनाया गया था। लेकिन अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें या फिर अमेरिका से तेल खरीदें, तो हमारी जो रिफाइनरीज़ है उस हिसाब से बनी हुई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो वेनेजुएला का तेल है, भले ही वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, लगभग $300 बिलियन का तेल, 300 बिलियन बैरल तेल का भंडार है, लेकिन वहाँ का जो तेल है वो मध्य पूर्व की बात करें, वहाँ के तेल की तुलना में या रशिया के तेल की तुलना में बहुत ही लो क्वालिटी का है, हल्की क्वालिटी का है। तो इसको लेकर भी हमारे लिए चिंता है। ऊपर से यहाँ से जो माल ढुलाई है, माल ढुलाई के लिए भी ज़्यादा समय लगने वाला है, माल ढुलाई की लागत भी ज़्यादा लगने वाली है। तो इसको लेकर भी ये जो रणनीतिक फैसले होते हैं, वो भारत को अपनी सोवरेनिटी के हिसाब से, अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से लेने चाहिए और इसकी घोषणा भी भारत की तरफ से की जानी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमें उनकी बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इन सभी बातों को लेकर स्पष्टता से अपनी बात कहनी चाहिए। इसके अलावा यह बात भी अभी क्लियर नहीं है कि टैरिफ में भारत ने क्या बात कही है कि भारत यूएसए पर कितना टैरिफ लगाएगा। जो पहले भारत 30% से लेकर 100% तक का टैरिफ लगा रहा था, क्या 0% टैरिफ लगेगा या फिर और थोड़ा-सा ज़्यादा या बहुत कम टैरिफ लगेगा? इसको लेकर अभी बात सामने नहीं आई है। एक मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि इससे पहले, मतलब ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, जब भारत के ऊपर जुलाई-अगस्त में टैरिफ लगे थे, उससे पहले अमेरिका के ऊपर भारत 30% से लेकर अलग-अलग उत्पादों पर 100% तक का टैरिफ लगा रहा था और अमेरिका भारत के ऊपर 2 से 3% तक का टैरिफ लगा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर 18% का टैरिफ लगाएगा और भारत यूएसए के ऊपर कुछ भी टैरिफ नहीं लगाएगा या कुछ बहुत कम टैरिफ लगाएगा। तो इसको लेकर भारत के लोगों में चिंता है, विपक्ष भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है और एक और यहाँ पर मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमा रहा है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा है हमारे पशुपालकों से जुड़ा हुआ, हमारी खेती से जुड़ा हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, किसानों की संख्या कम है, लेकिन उनके पास ज़मीन 500 एकड़, हज़ारों एकड़ तक ज़मीन है। ये सारा काम खेती से करते हैं, एक इंडस्ट्री की तरह अपने खेती का काम करते हैं। लेकिन भारत में लैंड होल्डिंग्स जो है बहुत छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग्स है। 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ इस तरह के किसान हैं। बड़े से बड़ा किसान भी कहीं पर होगा तो वो 15-20 एकड़ का होगा। तो भारत के जो किसान हैं, अमेरिका के किसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और अगर अमेरिका के उत्पादों को भारत में आकर व्यापार करने दिया जाता है, बेचने दिया जाता है और अगर ये चीज़ें भारत में आकर बिकती हैं, तो भारत के किसान इससे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि भारत के किसानों को अभी जब क्लोज़ मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें ही हमें मतलब किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। वहीं पर अगर भारत के किसानों को कॉम्पिटिशन मिलता है, कहीं बाहर से उत्पाद आकर बिकते हैं, मान लीजिए भारत में अभी मक्का की कीमत है ₹500 पर क्विंटल और बाहर से अगर ₹1000 पर क्विंटल में मक्का आती है, तो भारत के किसानों का नुकसान हो जाएगा। भारत के किसान ने जो मक्का उगा कर रखी है, उसका भाव गिर जाएगा। तो भारत के किसानों को आर्थिक रूप से यहाँ पर मार झेलनी पड़ सकती है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला है। हालाँकि भारत सरकार ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को और डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। तो हमें इसको लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी डिटेल आएगी तो हम उसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ है और डेयरी सेक्टर में क्या हुआ है, इन दोनों को खोला गया है या नहीं खोला गया है और इसको लेकर फिर से वही किसान आंदोलन जैसी परिस्थितियां उठती हुई नज़र आ सकती है अगर इन क्षेत्रों को खोला जाता है तो। क्योंकि भारत सरकार ने सभी स्टेक होल्डर से अभी तक बात तो नहीं की है, किसानों से, किसानों के प्रतिनिधियों से या किसानों को लेकर जो संगठन काम कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की अभी कोई बात या डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो डील हुई है उसमें वस्त्र, परिधान, जूते, चमड़ा और इंजीनियरिंग जैसे जो
श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि भारत से ये माल बिकने जाएगा। और हम जब भी देखते हैं कि कपड़े के मार्केट में जो भारत का दबदबा है, मतलब भारत का दबदबा फ़िलहाल तो थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी कपड़ा मार्केट में बनाने को लेकर भी बांग्लादेश, भारत और वियतनाम जैसे देशों में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनका एक्सपोर्ट होता है, तो इनको फ़ायदा हो सकता है। जूते, चमड़ा और वस्त्र और परिधान जैसे क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है, तो इन क्षेत्रों में अगर पैसा आएगा, इन क्षेत्रों में अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन क्षेत्रों की अगर बिक्री बढ़ेगी, तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, इस तरह की संभावनाएँ अभी जताई जा रही है। हालाँकि कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, इसको लेकर बात हम निश्चित तौर पर तभी कर पाएँगे जब हमारे सामने पूरी डील की डिटेल सामने आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बारे में जब भी डिटेल आएँगी हम और ज़्यादा बातें करेंगे। बाकी जो टैरिफ कम होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमसे कम टैरिफ दूसरे हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर लगा हो, तो उसको लेकर भी हमें चिंता है क्योंकि भारत के ऊपर 18% का टैरिफ लगा है। हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर हमसे कम टैरिफ लगे और उसको लेकर फिर भारत और अमेरिका के बीच में क्या चीज़ें तय हुई हैं, इसको लेकर फिर हम और ज़्यादा डिटेल में जब बात आएगी तो स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ जब डिटेल में बात आएगी तो हम पढ़ेंगे। अभी हमें किसी भी प्रकार से किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, हमें पूरी डिटेल आने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी करवाता है। हमारे यहाँ पूरे विश्व में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो आईसीसी है और आईसीसी टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान कह रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध तो हमेशा से है। मेजबानी कर रहा है भारत और श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका में टूर्नामेंट होने वाला है और उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि हम खेलने नहीं आएंगे। वैसे भी भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में था, लेकिन फिर भी क्यों यह फैसला लिया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के ऊपर अगर पेनाल्टी लगेगी तो क्या पाकिस्तान की इतनी आर्थिक हालत है कि वो पेनाल्टी चुका पाएगा, और इससे भारत और पाकिस्तान का अगर मैच रद्द होता है तो क्या नुकसान हो सकता है पूरे खेल जगत को। तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया है? क्योंकि बांग्लादेश को तटस्थ स्थल, मतलब कि बांग्लादेश नहीं चाहता था कि भारत में मैच आकर खेले, क्योंकि उन्हें सुरक्षा कारणों को लेकर चिंता थी। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दिनों पहले वहाँ पर सरकार थी शेख हसीना की सरकार, आवामी लीग की सरकार, जो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ी थी। उनकी जो बेटी हैं वो वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सत्ता पलट गई। और अब जो वहाँ पर रिजीम है वो भारत से वैचारिक तौर पर ज़्यादा निकटता नहीं रखती है और उनके अभी शासन में अल्पसंख्यकों के ऊपर कई सारे हमले हुए हैं। वहाँ पर जो हिंदू समुदाय है उन पर हमले हो रहे हैं। वहाँ पर हमने देखा था, खबर आई थी कि एक दलित अल्पसंख्यक है, उसे जलाकर मार डाला गया था। उसके बाद भारत में भी इस तरह के रिएक्शंस आए, जहाँ पर बांग्लादेश को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रुख हुआ और फिर उसको लेकर बांग्लादेश को निशाना बनाया गया। फिर बांग्लादेश ने भारत के ऊपर इस तरह शक या हम कह सकते हैं कि संदेह सुरक्षा को लेकर किया। तो दोनों देशों के बीच में राजनीति को लेकर खेलों में भी अब उसका हस्तक्षेप देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने पहले मांग की थी कि भारत में मैच न रखवा कर कहीं बाहर रखवाए जाएं, लेकिन उसकी मांग आने में देरी हो गई थी और फिर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और बांग्लादेश बाहर हो गया है और उससे निकटता बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की टीम को भी इस टूर्नामेंट से बाहर होने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान का तर्क था कि पाकिस्तान को जब श्रीलंका में मैच करने को मिल रहा है, और वैसे भी ये अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है और भी दूसरी चीज़ें हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच में इतना पैसा बरसता है कि पहले से ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि भारत और पाकिस्तान के मैच न तो भारत में हो न पाकिस्तान में हो। अगर भारत मेज़बानी कर रहा है या पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है तो मैच कहीं बाहर रखवाए जाते हैं, जैसे श्रीलंका में रखवाए जा सकते हैं, जैसे दुबई में रखवाए जाते हैं। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग तो पहले से थी, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे चल रहे थे। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती भी थी। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी तो थी ही, लेकिन लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी दुश्मनी थी। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर सत्ता पलट चुकी है, वहाँ पर नई रिजीम आई है, वहाँ पर नई विचारधारा ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की करीबियाँ बढ़ रही है, तो उसको लेकर अब टेंशन है।
तो पाकिस्तान का तर्क था कि जब उसे श्रीलंका में मैच दिए गए थे तो बांग्लादेश को भी मिलने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ने मांग देर से की थी और उसको लेकर फिर समस्याएं पैदा हुई, रीशेड्यूल नहीं हो पाया और उसको लेकर फिर बांग्लादेश मैच से मतलब पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। जैसे हमने पहले देखा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स से एक बांग्लादेशी क्रिकेटर खेल रहा था मुस्तफिजुर रहमान, उसको लेकर आपत्ति हुई थी भारत में और फिर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया था, कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर जैसे हम देखते हैं कि इस तरह के कोई कारण होते नहीं, ये तो आंतरिक राजनीति होती है जिनके कारण इस तरह के फैसले होते हैं। वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तो भारत में भी इस तरह की आक्रामकता दिखाई दी। भारत में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने हाथ में ले रहे हैं, जबकि इस तरह के काम जो हैं, देशों के साथ क्या व्यवहार करना है, देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की होनी चाहिए और हमारी सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी हमें छोड़ दी जानी चाहिए। जबकि भारत में राजनीति इतनी ज़्यादा अच्छी है, पक्ष विपक्ष के बीच में भले ही असहमतियां हों, लेकिन इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि विदेश नीति के मामले में पक्ष हो विपक्ष हो सभी एक लाइन में चलते हैं, जो हमारी सरकार तय करती है। तो जब आम लोग इस तरह की राजनीति में घुसते हैं, जब आम लोग इस तरह की राजनीति में जब विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो वहाँ पर फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि विदेश नीति के मामले पर हमारी सरकार की जो लाइन है हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए, न कि हम जो लोकल नेता है या जो असामाजिक तत्व हैं या कुछ आक्रामक राजनीति करने वाले लोग हैं वो कुछ बड़बोले बयान देते हैं और फिर उनके बयानों के दबाव में बड़े फैसले भी हो सकते हैं और बुरे फैसले भी हो सकते हैं। तो सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से मना किया था और फिर पाकिस्तान ने भी उसके समर्थन में अब टूर्नामेंट से बाहर जाने का फैसला लिया है। अब हमें समझना चाहिए कि लगभग एक मैच से 4,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है और अगर पेनाल्टी लगती है तो उसे पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर कुछ दूसरी पेनाल्टीज भी लग सकती है या कठोर फैसले आईसीसी द्वारा लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और चूंकि इतना बड़ा इवेंट होता है तो जानबूझकर भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके। तो इसके लिए अब इसका नुकसान हो सकता है, बाकी जो फैंस हैं उनको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्ट ना ले टूर्नामेंट में, तो इस तरह की बात भी चल रही है। बाकी जो होगा खेल है, चलता है चलता रहेगा, फिर से मैच होंगे, फिर से टूर्नामेंट आएगा, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भारत और यूएसए के बीच में जो डील है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूएसए ने अपनी तरफ से मतलब वहाँ के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से दावा किया है कि 50% का जो पेनाल्टी टैरिफ था वो तो नहीं लगेगा, बचे 25% टैरिफ में से सिर्फ 18% टैरिफ भारत के ऊपर लगेगा। ये फैसला वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी एक तरफा घोषणा में कर दिया है। तो दोनों देशों के संबंधों में सुधार आ सकता है और जैसे ही इस सुधार को लेकर थोड़ी सी संभावनाएं जगी थी तो हमारे शेयर मार्केट ने भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। लोगों में उम्मीद जगी थी कि दोनों देशों में फिर से व्यापार शुरू होगा और जो शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा था, जो भारत से पैसा निकल रहा था, उसके वापस आने की संभावनाएं भी जगी और शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रैली हुई। सेंसेक्स और निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी भी कोई समझौते का आधिकारिक विवरण, समझौते की डिटेल्स सामने नहीं आई है और क्या टैरिफ लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा, कौन-कौन से सेक्टर्स खोले गए हैं, किस सेक्टर में कितना टैरिफ लगने वाला है, इसको लेकर अभी कोई सरकार की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक डिटेल नहीं आई है। तो इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। वही चिंता है जो कृषि और डेयरी सेक्टर को खोलने की बात थी, तो उसको लेकर चिंताएं जताई जा रही है। अगर फायदा होगा तो वस्त्र, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को फायदा होगा, क्योंकि अभी जो भारत, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्यात होता है, तो उससे में भारत को भी फायदा हो सकता है। बाकी भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा या नहीं करेगा और वेनेजुएला से तेल और अमेरिका से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसका फैसला भारत सरकार जब अपनी आधिकारिक घोषणा में बताएगी तब पता चलेगा हमें। वैसे अगर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को गंभीरता से तो लिया जाना चाहिए, लेकिन जब सरकार हमारी आधिकारिक तौर पर कुछ कहेगी तभी हम कुछ बात समझ सकते हैं, तभी हम कुछ बात कह सकते हैं। बाकी भारतीय रिफाइनरीज जो हैं वो रूसी तेल के हिसाब से अभी तक काम कर रही थी। बाकी जो वेनेजुएला का तेल है काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, काफ़ी ख़राब क्वालिटी का है और वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है और समय दोनों ही ज़्यादा लगने वाला है। तो इसको लेकर भी सरकार क्या फ़ैसला करती है हमें पता चलेगा।
चाबहार बंदरगाह को लेकर भी, क्योंकि चाबहार बंदरगाह में भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश करके रखा था, वहाँ पर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट किया था। चाबहार बंदरगाह से होते हुए हम मध्य पूर्व तक जा सकते थे, अफ़गानिस्तान तक जा सकते थे, लेकिन ईरान पर प्रतिबंधों के कारण वहाँ से भारत को बाहर होना पड़ा, अपने निवेश को छोड़ना पड़ा। और क्या इस डील में चाबहार बंदरगाह को लेकर भी भारत को छूट मिली है, वो भी हमें पता चलेगा, या हमें इंतज़ार रहेगा किस तरह की कोई जानकारी सामने आए, ताकि हम हमारे हितों को लेकर या हम हमारे देश के निवेश को लेकर जो चिंतित हैं उसको लेकर कोई राहत मिल सके। बाकी 2026 के बजट में चाबहार बंदरगाह को लेकर कोई आवंटन नहीं हुआ है, तो इसको लेकर संकेत है कि भारत अभी चाबहार बंदरगाह से दूर ही रहने वाला है। बाकी इस तरह के घटनाक्रम से भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत के फैसले कोई और ले रहा है, भारत की सरकार की तरफ से कोई और घोषणा कर रहा है। भारत एक संप्रभु देश है और इसके फैसले भारत के द्वारा ही लिए जाने चाहिए, और भारत के फैसलों की घोषणा भी भारत की तरफ से ही की जानी चाहिए। हमने पहले देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बार बार इस तरह की दावे अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से किए गए थे, और फिर अभी ये जो डील है उसकी तरफ से भी उन्होंने ही पहले घोषणा की थी। यहाँ पर यह भी दावा हुआ है कि भारत अमेरिका से सालाना $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। तो क्या भारत इतने बड़े पैमाने पर वहाँ से उत्पाद खरीदेगा या खरीद पाएगा, तो इसको लेकर भी अभी पुष्टि की जानी बाकी है, क्योंकि मौजूदा जो व्यापार होता है, द्विपक्षीय व्यापार लगभग $131 बिलियन का है, जिसमें अमेरिका से हम अधिकतर माल बेचते ही हैं, खरीदना तो बहुत कम होता है। इसलिए भारत को अमेरिका से व्यापार करने में अभी तक फायदा हो रहा था। तो क्या $500 बिलियन का माल कोई भारत से खरीद पाएगा, भारत मतलब यूएसए से भारत खरीद पाएगा, इसको लेकर अभी जो भी खबरें आनी है वो अभी बाकी है। तो यहाँ पर अभी कोई निश्चित बात नहीं सामने आई है। इंडिया यूएसए डील के बारे में हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, कंक्रीट जब इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम उसके बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे। इसके बाद जो न्यूज़ है हमारी अगली, कि लोकसभा से कुछ सांसदों को सस्पेंड किया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है? अनुशासनहीनता के कारण इन्हें निलंबित कर दिया है। अनुशासनहीनता वैसे हुआ ये था कि संसद सत्र जब शुरू हुआ था उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वहाँ हमारे जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कुछ कोट किया था, उन्होंने कुछ बातें कहना चाहिए थी, उन्होंने एक बुक को लेकर बात कह रहे थे। तो सरकार के पक्ष ने, या हम कहें कि वहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस बात को कहने नहीं दिया, और फिर इसको लेकर हंगामा चला, और हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्ष के सांसद विरोध करने लगे, और उनका विरोध यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने कागज़ फेंककर चेयर की ओर फेंकना शुरू कर दिए। तो उसको लेकर इनका सस्पेंशन हुआ है, निलंबन हुआ है पूरे बजट सत्र के लिए। जितनी भी अवधि अब बजट सत्र की बची है, ये सांसद वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं। इस तरह का फैसला सदन की तरफ से, या कहें हम अध्यक्ष की तरफ से हुआ है। तो व्यवधान और संसदीय नियमों के उल्लंघन के कारण, अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंशन हुआ है। ये जो सारे सांसद हैं वो विपक्ष के हैं, विपक्षी पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं और सीपीआई-एम के हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सस्पेंशन है उसको लेकर क्या कानून है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारी जो संसद है, हमारी संसद स्वायत्त संस्था है। उसे चलाने के लिए किसी को और कहीं से, मतलब हमारे संविधान से जो प्रावधान है उनके अलावा कहीं से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी संसद उसको चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए नियम बना सकती है। लोकसभा अपने लिए नियम बना सकती है, राज्यसभा अपने लिए नियम बना सकती है, और इस तरह के नियम बनाए भी गए हैं। लोकसभा ने अपने लिए नियम बनाए हैं और राज्यसभा ने अपने नियम बनाए हैं। और ये जो शक्ति है कि सदन अपनी जो कार्यप्रणाली है खुद निर्धारित कर सकता है, और अनुशासनहीनता होने पर क्या कार्रवाई करेगा, इस तरह के पूरे नियम लोकसभा ने अपने लिए बनाए हैं। और ये जो शक्ति है वो मिली है हमारे संविधान के अनुच्छेद 118 से। तो अनुच्छेद 118 में ये बात कही गई है। तो पीठासीन अधिकारी, मतलब जो भी कार्रवाई करते हैं, पीठासीन अधिकारी निर्णय लेते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति होता है, और सांसद को निलंबित करने का अधिकार इनके पास होता है। तो निलंबन क्यों किया जाता है? निलंबन किया जाता है ताकि सदन की कार्रवाई व्यवस्था से चल सके, सदन की कार्रवाई नियमों से चल सके और मर्यादा से चल सके, और किसी भी प्रकार की बुरी घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के नियम बनाए जाते हैं, और इस तरह से सांसदों को बाहर किया जाता है। रूल्स की बात करें तो लोकसभा में रूल है 373, जिसमें एक दिन के लिए किसी भी सांसद को, किसी भी लोकसभा सदस्य को निलंबित किया जाता है। वैसे ही 374 है पूरे सत्र के लिए, और 374A है जहाँ पर
पूरे शेष सत्र के लिए लागू मतलब सस्पेंशन किया जा सकता है। तो इसको लेकर लोकसभा ने भी रूल्स बनाए हैं और राज्यसभा ने भी रूल्स बनाए हैं। लोकसभा के रूल क्या है, राज्यसभा के रूल क्या है, हमें एग्जाम के हिसाब से नंबर्स को याद रखने नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी जो शक्ति है वो पीठासीन अधिकारी के पास होती है। तो निलंबन हो सकता है 1 दिन के लिए या कुछ सत्रों के लिए या पूरे सेशन के लिए, पूरे सत्र के लिए। मतलब 1 दिन के लिए, कुछ बैठकों के लिए 1 दिन, 2 दिन या फिर पूरे सत्र के लिए सस्पेंशन हो सकता है। तो सस्पेंशन होने पर क्या होता है, सांसद को बाहर जाना होता है, बहस में भाग नहीं ले सकता, मतदान में भाग नहीं ले सकता, प्रश्न नहीं पूछ सकता। मतलब कमरे में, मतलब उस पूरे जो हॉल है लोकसभा का या राज्यसभा का, वहां पर ये अंदर नहीं आ सकते हैं। और फिर अगर इनका सस्पेंशन रद्द करना होता है तो सदन प्रस्ताव पारित करेगा और इनका निलंबन वापस हो सकता है। क्योंकि निलंबन जो है किया जाता है दंड देने के लिए नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी कानून है, कठोर से कठोर कानून भी जब बनाए जाते हैं तो भारत का नज़रिया ये है, भारत की फिलॉसफी ये है कि किसी को भी दंड नहीं देना है, उन्हें उनमें सुधार करने के लिए मौका दिया जाता है। जो भी सज़ा होती है वो सुधार के लिए होती है, न कि दंड देने के लिए होती है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर छोटा मोटा अपराध करने पर ही हाथ पैर या इस तरह के चीज़ें डैमेज कर दी जाती है, काट दिया जाता है। वैसे भारत में नहीं होता है, क्योंकि भारत में जो मानवीय रवैया है दंड देने का भी उसके हिसाब से कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती बल्कि सुधारात्मक उपाय माना जाता है। इसलिए इस तरह का प्रावधान हो सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है और सदन फिर सस्पेंशन को प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकती है। और जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है, सदन के अंदर क्या होता है, इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर पीठासीन अधिकारी ने नियमों के खिलाफ जाकर भी या इस तरह के किसी आपत्तिजनक फैसले भी अगर दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि न्यायालय न्यायपालिका अलग है, संसद या व्यवस्था पालिका अलग है। हमारे जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो तीनों अलग अलग है, तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं और तीनों अपने अपने काम करती हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। इस तरह का बंटवारा, इस तरह का शक्तियों का पृथक्करण भारत के संविधान ने करके रखा है और अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर अगर इसके बुरे परिणामों की बात करें, अगर हम देखें कि इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, किसी भी सांसद को निलंबित करने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक सांसद चुनकर जाता है, लोकसभा में चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और अपने समर्थकों और अपने विधानसभा क्षेत्र का और अपने वोटर्स का, न सिर्फ अपने वोटर्स का बल्कि पूरे क्षेत्र में, भले उसे जिसने वोट दिया हो न दिया हो, सभी का प्रतिनिधित्व करता है, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान होता है, लोकतांत्रिक असहमति, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार असहमति जताने वाले, बार-बार सवाल पूछने वाले, कठोर सवाल पूछने वाले सांसदों को निलंबित कर देती है, या राजनीतिक तौर पर अगर नियमों का दुरुपयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी निलंबन देखने को मिल सकता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतांत्रिक सहमति के बीच में संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको लेकर, निलंबन को लेकर अगर बार-बार इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो उससे हमारे लोकतंत्र को और हमारी संसद को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। बाकी ये जो चीज़ें हैं 118, 122 और रूल्स जो हैं आप उन्हें मोटे तौर पर देख सकते हैं। सस्पेंशन के बाद जो हमारे पास अगली न्यूज़ है वो है डीआरडीओ और एसएफडीआर यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॉकेट रेमजेट प्रपल्सन सिस्टम। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये प्रपल्सन सिस्टम क्या है। तो जब भी हम देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को चलाना होता है तो हमें उसे ऊर्जा देने की ज़रूरत होती है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे वो कार हो। ऐसे ही रॉकेट को चलाने के लिए या मिसाइल को चलाने के लिए भी हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक ऊर्जा देने वाले सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक प्रपल्सन सिस्टम की ज़रूरत होगी। सीधे शब्दों में कहें तो मिसाइल और रॉकेट का भी एक इंजन होता है। अब इंजन होता है तो इंजन क्या करता है, इंजन में फ्यूल आता है, वहाँ पर फ्यूल जलता है और फिर थ्रस्ट मिलता है और मिसाइल या रॉकेट चलना शुरू होता है। तो इसके लिए हमारे पास अभी तक जो टेक्नोलॉजी थी उसमें ऐसा था कि हमारे रॉकेट में ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल दोनों को रखा जाता था, ऑक्सीजन को भी और फ्यूल यानी हाइड्रोजन को भी लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो रखे जाते थे तो उसमें
क्या होता था कि जैसे हम पटाखा जलाते हैं तो पटाखे में एक बार आग लगाई, आग लगाने के बाद हमारे कंट्रोल में नहीं होगा कि पटाखा कैसे चलेगा। एक बार आग लगाई, सारा फ्यूल खत्म हुआ और फिर सारा काम इसी तरह से चलता था। लेकिन अब क्या है, इस टेक्नोलॉजी में पूरे जो हमारे फ्यूल सिस्टम में सिर्फ एक फ्यूल डाला जाता है, सॉलिड फ्यूल भर दिया जाता है और उसके बाद जो ऑक्सीडाइज़र का काम है वो हवा बाहर से करती है। जब भी मिसाइल चलती है तो उसके अंदर हवा प्रवेश करती है और चूँकि मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसमें हवा अंदर आती है, तो हवा अंदर आने के कारण हवा पहले से ही कंप्रेस्ड हो जाती है। तो फ्यूल प्लस ये जो बाहर से आने वाली ऑक्सीजन है, उसने उसके मिलने के बाद सारा सिस्टम काम करना शुरू करता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू करता है। और चूँकि इस पूरे सिस्टम में पहले फ्यूल भी था, पहले ऑक्सीडाइज़र भी था, लेकिन अब सिर्फ़ फ्यूल है, ऑक्सीडाइज़र बाहर से मिल रहा है, तो लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हमारी मिसाइल्स और रॉकेट काम कर पाएँगे। तो इसके लिए ये जो पूरी तकनीक है उस पर काम किया जा रहा था। और मिसाइल के चलने में, मिसाइल के इंजन के काम करने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमें फ्यूल का टेम्परेचर बहुत कम रखना होता है और फ्यूल का टेम्परेचर कम रखकर भी हमें हमारे इंजन से काम करवाना है। तो उसको लेकर भी ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसके सामने चैलेंजेस थे। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब ऑक्सीडाइज़र हमें रखना नहीं है, सिर्फ फ्यूल रखना है। तो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल रख दिया जाता है, ऑक्सीजन बाहर से ली जाती है एसएफडीआर तकनीक में और फ्यूल धीरे-धीरे बर्न होता है और लंबे समय तक हमें तेज़ गति से चलने की सुविधा देता है। तो ये जो तकनीक है वो आई है, डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। परीक्षण कहाँ हुआ? परीक्षण हुआ है चांदीपुर में, उड़ीसा के तट पर है। आप जानते हैं यहीं पर हमारा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, एकीकृत परीक्षण रेंज है। हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट करते हैं। आपने जब भी पहले भी करंट अफेयर्स में अगर इस तरह की न्यूज़ सुनी होगी तो उड़ीसा के तटों पर इस तरह का परीक्षण किया जाता है। ये जो हमारी तकनीक है, मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम हम कह सकते हैं। पहले जो हमारे पास मिसाइल को चलाने का इंजन जो था, पहले उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, अब उससे भी अच्छा इंजन हमने बना लिया है। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें तेज़ गति चाहिए और लंबी रेंज चाहिए। तो ये जो नई वाली टेक्नोलॉजी है वो हमें लंबी रेंज भी देती है, मतलब लंबा चलेगी और तेज़ गति से लंबे समय तक चलेगी, ज़्यादा समय तक चलेगी और सुपरसोनिक गति से उड़ाने में हमारी मिसाइल्स को, हमारे रॉकेट्स को ये सिस्टम जो है, ये वाला जो इंजन है, वो मदद करेगा। इसका हम यूज़ कर सकते हैं एयर टू एयर मिसाइल बनाने में, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने में। बाकी अ, रक्षा प्रणाली में हमारा बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। इस पूरी तकनीक से भारत को, भारत के रक्षा क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेंजर टेक्नोलॉजी, ये कैसे काम करता है? तो हमने जैसे बात की कि ये उन्नत मिसाइल प्रणोदन तकनीक, एडवांस्ड मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है और मिसाइल को लंबे समय तक और बहुत तेज़ गति से, सुपरसोनिक गति से चलाने में हमारी मदद करता है। पारंपरिक अभी तक जो हमारे रॉकेट थे, वहाँ पर जो प्रोपल्शन सिस्टम था, वहाँ पर ईंधन बहुत जल्दी जल जाता है। लेकिन एसएफडीआर तकनीक में इतनी जल्दी, मतलब जो पहले वाले सिस्टम थे उससे कम जल्दी, उससे ज़्यादा देर तक ईंधन हमारे पास अवेलेबल होगा और ज़्यादा देर तक हमें उच्च गति मिल पाएगी। और बाहर की जो हवा है, बाहर की हवा मिसाइल के अंदर आएगी इस सिस्टम में और यहीं पर ये जो कंप्रेस्ड हवा है वो ठोस ईंधन के साथ मिलकर हमारे लिए थ्रस्ट पैदा करेगी और यहीं से मिसाइल आगे बढ़ेगी। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि पटाखे में फ्यूल होता है, आप आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। वैसे ही पुरानी जो तकनीकें थी मिसाइल्स की, जैसे वो मिसाइल्स जो तकनीक थी वो हम एक बार फायर करते थे और फिर ख़त्म, हम फायर एंड फॉरगेट वाले सिस्टम पर काम चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि हम हमारी मिसाइलों को ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर पाएँगे, टारगेटेड लक्ष्य हम हिट कर पाएँगे। तो इसके लिए ये वाली सिस्टम, ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईंधन का कुशलता से उपयोग होगा, तेज़ गति, स्थिर गति, लंबे समय तक गति हमें मिल पाएगी। सटीकता से हम हमारे टारगेट को हिट कर पाएँगे और दिशा भी बदल पाएँगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जो दिवाली वाला रॉकेट जलाते हैं, आपने आग लगाई, उसके बाद आप उसकी गति को और उसकी स्पीड को और उसकी दिशा को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वैसे ही पुरानी मिसाइल सिस्टम भी हमारे लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये जो नई तकनीक है, ये जो नया प्रोपल्शन सिस्टम है, उसमें हम दिशा को भी कंट्रोल कर पाएँगे, स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएँगे। इसके लिए ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, लंबी दूरी, तेज़ गति की मिसाइल बनाने में और उनका यूज़ करने में हम सक्षम हो गए हैं। ये जो तकनीक है, अगर हम बात करें तो यूएसए के पास तो है, रशिया के पास भी है,
फ्रांस के पास भी है, यूके के पास भी है, और अगर चाइना दावा तो करता है लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं है कि वहाँ पर है या नहीं है, और फिर भारत के पास है और भारत ने इसको साबित किया है। भारत के पास ये तकनीक अब आ चुकी है, तो भारत चौथा या पांचवा या छठा देश होगा जिसके पास ये वाली तकनीक होगी। अगर चाइना को मानेंगे तो पांचवा देश होगा, और मतलब चाइना को मानेंगे तो छठा देश होगा, चाइना को नहीं मानेंगे तो पांचवा देश होगा। ठीक। इसके बाद इसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ है वो दो रामसर साइट को लेकर है। दो रामसर साइट हमारी लिस्ट में जुड़ी है और अब हमारे पास कुल मिलाकर 98 रामसर साइट हो चुकी हैं। तो पहली जो साइट है वो जुड़ी है पटना या पाटना, जो भी इसका नाम है, पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, उत्तर प्रदेश में। मतलब पटना से बिहार नहीं जाना है, उत्तर प्रदेश में है। और छारी डांड ये है गुजरात में, गुजरात के मरुस्थली इलाके में, वहाँ पर जो दलदली इलाके हैं, वहाँ जहाँ पर मीठा पानी खारा पानी मिलता है वो वाला इलाका है, वहाँ पर है। तो ये जो दो नए रामसर साइट जुड़े हैं। अब इसके बाद हमारे पास टोटल नंबर हो गए 98। 2014 में हमारे पास लगभग 26 थे, अब 98 हो गए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो तेजी से हमारे यहाँ वेटलैंड के कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, और चूंकि रामसर साइट जो होती हैं वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वाटर बॉडीज होती हैं, जिनके ऊपर हमारा पारिस्थितिक तंत्र डिपेंड होता है, जिनके ऊपर हमारा भूजल डिपेंड होता है, तो जिनके ऊपर पक्षियों का जीवन डिपेंड होता है, जिनके ऊपर माइग्रेटरी पक्षी वहाँ पर आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, रुकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वाटर बॉडीज, और इन वाटर बॉडीज का संरक्षण किया जाना ज़रूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को समझा गया था और इसके लिए एक कन्वेंशन हस्ताक्षर हुआ था, और ये हस्ताक्षर हुआ था ईरान के रामसर शहर में 1971 में। रामसर कहाँ पर है? रामसर ईरान में है। ईरान में कहाँ पर? ईरान में जो नदन साइड है ईरान की, वहाँ पर जहाँ पर कैस्पियन सागर मिलता है वहाँ पर। तो कैस्पियन सागर जो कैस्पियन सी है वहीं पर है रामसर शहर। रामसर शहर में ये वाला जो कन्वेंशन है वो हस्ताक्षरित हुआ था, और भारत इसमें जुड़ा था 1971 में नहीं, 1982 में। 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें जुड़ा, और भारत अब रामसर कन्वेंशन के तहत कई रामसर साइट्स का कंजर्वेशन संरक्षण करता है। ये जो पहली वाली साइट है जो उत्तर प्रदेश वाली पटना बर्ड सेंचुरी है, ये है एटा जिले में, एटा जिला उत्तर प्रदेश में, और लगभग 108 हेक्टेयर में फैली हुई है। और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, छोटा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। तो इसको अब रामसर साइट बनाया है। लगभग 3 लाख पक्षी यहाँ पर रहते हैं या आते हैं साल भर में, या फिर हम कह सकते हैं इनको सहारा मिलता है यहाँ पर। 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, और 106 से अधिक प्रवासी और स्थानीय प्रजातियां इसमें शामिल हैं। मतलब बाहर से जब पक्षी बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ मतलब ऐसे वाटर बॉडीज में प्रवासी पक्षियों को भी सहारा मिलता है। इसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुछ वेजिटेशन भी है, जो हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज के पास कुछ खास तरह के पौधे मिलते हैं, तो वहाँ पर इनका भी इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर बर्ड स्पीसीज की बात करें तो जैसे लेजर विस्लिंग डक है, जैसे ग्रेलेस गूज है, जैसे रूडी ए शेल्डक है, जैसे कि गेल्ट वॉल है, जैसे कि यूरेशियन विजन है, जैसे कि नदन पिंटेल है। तो ये जो पक्षी हैं, आप एक बार इन पक्षियों की फोटो देख सकते हैं, और ध्यान में रखना है कि कौन सी नाम, जैसे कि ये है ग्रेलेग गूज। अब इसको किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो प्रजातियां हैं वो पक्षी प्रजातियां हैं, तो इनको लेकर हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा गुजरात वाला रामसर साइट है हमारा, छारी डांड। इसका एक खास मतलब होता है गुजराती में। छारी का मतलब होता है खारा, और डांड का मतलब होता है उथली। तो खारी उथली हुई भूमि, क्योंकि ये जो वाटर बॉडी है ये मरुस्थली इलाके में है, और मरुस्थली इलाके में वो भी मौसमी मरुस्थली आर्द्र भूमि है। कच्छ जिले में है, क्योंकि आप जानते हैं कच्छ जिला में यहाँ पर एक विस्तृत बहुत बड़ा रेगिस्तान है, यहीं पर समुद्र से मिलता है, और वहीं पर ये जो वाटर बॉडी है वो है दलदली इलाका बन जाता है मानसून के दौरान। मौसमी है तो सूख भी जाता है पानी, मतलब फिर दलदली इलाका भी बन जाता है, यहाँ पर खारा पानी मीठा पानी मिलता है। तो एक खास तरह का ये इलाका है, खास तरह की वाटर बॉडी है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इनमें जैसे डल्मेशियन पेलिकन, ओरिएंटल डाल्टर, जैसे ब्लैक नेक्ड स्टार्क, जैसे इंडियन स्कीमर, और फ्लेमिंगो सारस, पेंटेड स्टार शिकारी पक्षी, और बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर इन्हें सहारा मिलता है। बाकी इसके बाद जो न्यूज़ है कि खेमचंद सिंह गुजरात अपने
मणिपुर के नए सीएम बन चुके हैं। पहले यहाँ के सीएम थे एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह की जगह अब मणिपुर के सीएम होंगे खेमचंद सिंह, और इनके अलावा दो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। एक का नाम मतलब महिला मुख्यमंत्री है, वैसे कुकी जो समुदाय से हैं और महिला हैं। पहली अपने उप मुख्यमंत्री होगी निमचा किपगेन, तो इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा है। और यहाँ पर लंबे समय से राष्ट्रपति शासन है। 2025 से 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन है। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन को जैसे एक बार घोषणा होती है तो 2 महीने में तो संसद से अप्रूव करवाना होता है, उसके बाद 6 महीने तक चल सकता है। तो एक बार घोषणा होने पर ये संसद से एक बार अनुमोदन मिलने पर, संसद से एक बार मंजूरी मिलने पर 6 महीने चल सकता है। तो कुल मिलाकर 8 महीने और फिर 6 महीने चल सकता है। तो इस तरह से अब 6 महीने की जो अवधि है, मतलब 1 साल की अवधि है, 2 बार बढ़ाया जा चुका है। अधिकतम 3 बार हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना होता है अगर हमें राष्ट्रपति शासन को, तो वहाँ पर कुछ शर्तें होती हैं। जैसे शर्तें होती हैं कि निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा, यह तय करेगा कि वहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है, या फिर कहीं देश में आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में 1 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब मणिपुर में हिंसा भी थम गई है, हिंसा कम हो चुकी है। वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार की ज़रूरत है, एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो सही से फैसले ले सके। तो यहाँ पर ये जो नेता हैं खेमचंद सिंह, उन्हें अब सीएम बनाया जा रहा है। पुराने जो यहाँ पर सीएम थे हमारे एन बीरेन सिंह, उनको लेकर बहुत सारी शिकायतें थी। उनके रवैये को लेकर, उनके डिसीजंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए अपने शासनकाल के दौरान कि उन्हें मैतेई पक्ष में झुका हुआ माना गया। तो इसको लेकर उनके इस्तीफे की भी मांग उठी और उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। अब 1 साल से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है और अब नई सरकार बनने जा रही है। खेमचंद सिंह सीएम बनने वाले हैं और निमचा किपगेन वहाँ की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, जो कि कुकीज़ो समुदाय से आती है। क्योंकि कुकीज़ो समुदाय और ये जो खेमचंद सिंह हैं वो मैतेई समुदाय के हैं, तो इन दोनों समुदायों में झगड़ा था, उन दोनों समुदायों में हिंसा हुई थी। लेकिन अब दोनों समुदाय के प्रतिनिधि मिलकर, समुदायों के प्रतिनिधि नहीं हम कहेंगे, वैसे तो विधायक दोनों बीजेपी के हैं, अब सरकार में आ रहे हैं, तो सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। लेकिन वहाँ पर कुछ आपत्तियाँ भी जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जब तक इस पूरी समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक सरकार बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुकी समुदाय राष्ट्रपति शासन को हटाने को लेकर कह रहा है कि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए, अलग केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए जहाँ पर भी कुकी समुदाय रहता है। तो इसको लेकर अभी भी असहमतियाँ हैं, अभी भी वहाँ पर संघर्ष है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब भी नई सरकार बनेगी तो शांति लाने की, सहमति लाने की, सद्भाव लाने की कोशिश करेगी। इसको लेकर हमारे संविधान में प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है, राष्ट्रपति को यह संतोष होता है, राष्ट्रपति यह मानते हैं कि किसी राज्य में संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, किसी राज्य में राष्ट्रपति को अगर लगता है कि राज्य में संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही होती है, तो राष्ट्रपति वहाँ की कार्यपालिका की शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। कार्यपालिका जैसे कोई भी राज्य है, अगर हम देखें तो उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? एक तो सरकार चाहिए, मतलब एक सीएम, बाकी मंत्री चाहिए, फिर एक संसद या विधानसभा चाहिए। जैसे देश की बात हो तो संसद होती है और राज्य की बात हो तो विधान मंडल होता है। तो विधानसभा चाहिए और सरकार चाहिए। तो ये दोनों सरकारें, मतलब ये दोनों मिलकर देश की या राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं। डेली के जो काम होते हैं वो कार्यपालिका कर रही होती है, और जो नियम बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो सदन कर रहा होता है, वो हमारा हाउस कर रहा होता है, असेंबली कर रही होती है, विधानसभा या फिर लोकसभा कर रही होती है। तो राज्य की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा है और सरकार है। तो ये जो सरकार है, कार्यपालिका है, सीएम और मंत्रिपरिषद है, तो उनकी शक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति ले सकते हैं अपने हाथ में। और जो सदन है, विधानसभा है, उसको या तो सस्पेंड कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं। तो सस्पेंड करने का क्या मतलब होता है? सस्पेंड करने का मतलब होता है कि जैसे 1 साल के लिए सदन काम नहीं करेगा, छुट्टी समझ लीजिए। और भंग करने का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म, फिर से चुनाव होगा और फिर से नई सरकार, नई विधानसभा बनेगी। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। राष्ट्रपति चाहें तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, तो बर्खास्त करते हैं, कार्यपालिका की शक्ति अपने हाथ में लेते हैं और विधानसभा को निलंबित या सस्पेंड कर देते हैं। और इस दौरान फिर संसद विधानसभा के काम करती है, मतलब राज्य के लिए कानून बनाने का काम फिर संसद के पास चला जाता है। तो 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है
और 357 कहता है कि विधानसभा की जगह अब संसद कानून बना सकती है और राष्ट्रपति संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों को किसी प्राधिकरण को सौंप सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति की तरफ से कोई और भी काम कर सकता है। तो 356 कहता है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि किसी राज्य में संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो कार्यपालिका को की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकते हैं, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, विधानसभा को निलंबित या सस्पेंड कर सकते हैं। अब फिर सवाल उठता है कि काम कौन करेगा, तो 357 कहता है कि भाई साहब विधानसभा का काम संसद करेगी और बाकी काम राष्ट्रपति किसी प्राधिकरण के माध्यम से या खुद कर सकते हैं। 365 भी इसके संबंध में एक प्रावधान करता है। 365 में लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती या वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 365 कहता है कि 356 लागू हुआ। और 356 में क्या है, आपने देखा 356 में ये सारे प्रावधान हैं। तो 365 में 356 का लिंक दिया हुआ है कुछ कंडीशंस के साथ, और फिर जब 356 लागू होता है इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति ने अपने हाथ में सारा काम ले लिया है। और फिर काम कैसे होगा, 357 बताता है कि वहां पर विधानसभा का काम संसद करेगी और बाकी काम राष्ट्रपति किसी प्राधिकरण के माध्यम से खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कारण क्या हो सकते हैं, कारण हो सकता है मुख्यमंत्री के पास अगर बहुमत ना हो। कभी देखा होगा आपने, चुनाव होते हैं कहीं राज्य में, किसी भी राज्य में, वहां पर अगर बहुत सारी पार्टियां हैं तो हो सकता है किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले और गठबंधन करके भी बहुमत तक पहुंचने की स्थिति ना हो और सरकार बनाने की स्थिति में अगर कोई ना हो तो वहां पर संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से और शासन प्रशासन का काम चलाने के लिए फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संवैधानिक कारणों की बात करें तो अगर राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है या केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करती है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर कानूनी व्यवस्था के आधार पर भी हो सकता है, अगर बड़े पैमाने पर अराजकता हो, विद्रोह हो, राज्य की सरकार उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही हो तो कभी कभी इस आधार पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया की बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल भी रिपोर्ट दे सकते हैं या राष्ट्रपति खुद से भी यह फैसला ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को इस तरह से लगता है कि वहां पर अब संविधान के हिसाब से काम करना सरकार के लिए संभव नहीं है या सरकार नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति भी फैसले ले सकते हैं या राज्यपाल की तरफ से भी रिपोर्ट आ सकती है। तो घोषणा होती है, 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी चाहिए। तो एक बार 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो घोषणा होने के 2 महीने के भीतर संसद उसको पास करेगी, फिर 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, उसके बाद हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 1 साल से ज़्यादा बढ़ाए जाने पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर देश में आपातकाल लागू हो तो, या फिर निर्वाचन आयोग यह तय करता है कि यहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है तो ये 2 कारणों से 1 साल के आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने से आगे बढ़ाने की शर्तें, ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। इसको लेकर कुछ संविधान में संशोधन भी हुए हैं, जैसे 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। 38वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान हुआ कि राष्ट्रपति के जो फैसले हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अगर राष्ट्रपति कहते हैं कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगना है तो लगना है, तो उसको न्यायालय में समीक्षा के लिए नहीं भेजा जा सकता। इस तरह का प्रावधान 38वें संविधान संशोधन में किया गया था। फिर आया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति की शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 साल कर दी गई और केंद्र के पास, मतलब राष्ट्रपति और केंद्र की सरकार के पास और ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई, क्योंकि उस समय आपको याद होगा इस तरह की प्रवृत्ति चल रही थी कि केंद्र सरकार को और ज़्यादा मजबूत करने की बात हो रही थी और उसके लिए इतने सारे संवैधानिक संशोधन लाए जा रहे थे। फिर 44वां संविधान संशोधन आया जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 42वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं उन्हें खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर जोड़ा गया, पहले तो 38वां संविधान संशोधन खत्म किया गया और राष्ट्रपति शासन का जो असंतोष को लेकर जो हम कहें कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति के फैसले की जो समीक्षा नहीं की जा सकती, उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। तो ये 3 बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आए, जैसे कि एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का मामला। इसमें ये जो एसआर मुंबई, ये अपने कर्नाटक के सीएम थे और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और फिर उसको लेकर और दूसरे राज्यों में भी कुछ इस तरह के फैसले हुए थे। शायद हिमाचल प्रदेश और कुछ और जगह की सरकारें थी, उन्होंने अपने अपने मामले दायर किए और सभी को एक साथ सुना गया था और उसमें फैसला आया था कि राष्ट्रपति शासन का
दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन को कभी भी किसी भी तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए। मान लीजिए केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और किसी राज्य में विपक्ष की पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर मनमाने ढंग से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर अंतिम विकल्प यही है तभी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और विधानसभा में बहुमत का परीक्षण होना चाहिए, न कि राज्यसभा में। विधानसभा में बैठक होनी चाहिए, विधानसभा में वोटिंग होनी चाहिए, तब जाकर इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए। और राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये बातें हमें राष्ट्रपति शासन से ध्यान रखनी है, क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध में एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र और राज्य इसको लेकर लड़ते रहते हैं। केंद्र जब भी पहले हमने देखा है कि जब भी दूसरी पार्टियों की सरकार थी और जब भी सरकारें बदलती थी, तो बड़े पैमाने पर राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था और अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश की जाती थी। तो इस मामले को हम कह सकते हैं, एसआर मुंबई का मामला बहुत ज़्यादा लैंडमार्क मामला था। एसआर मुंबई के मामले ने इस पूरी जो एक हम कह सकते हैं कुप्रथा थी हमारे लोकतंत्र में, उसे खत्म कर दिया। तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है इंडिया और किर्गिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर। 13वां एडिशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? असम में, सोनितपुर जिले में। अब ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि देश आपस में मिलकर इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरह से किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर इस तरह का मौका बनता है तो वहाँ पर कैसे काम होगा, उसको लेकर इस तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं। 14 दिन तक चलेगा। दोनों देश अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? एक तो इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को लेकर दोनों देश अभ्यास कर रहे हैं। फिर शहरी युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियानों को लेकर भी अभ्यास होगा। भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड इस एक्सरसाइज में भाग ले रही है। 2011 से ये आयोजित किया जा रहा है। 2025 में 12वां एडिशन हुआ था और अभी 2026 में 13वां एडिशन हो रहा है। ओलिव रिडले कछुए की बात करें तो ओलिव रिडले कछुए कछुओं की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली कछुओं की प्रजाति है। समुद्री कछुए हैं, ध्यान रखना है। समुद्री कछुए, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि समुद्री कछुए हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे छोटे हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इनका कलर जैतून की तरह होता है, ओलिव की तरह होता है, इसलिए ओलिव रिडले कछुए इन्हें कहा जाता है। साइज़ बहुत छोटा होता है, 60 से 70 सेंटीमीटर, वजन 35 से 45 किलो और इनका शेप आप फोटो में देखेंगे तो लगेगा कि हार्ट जैसा है। अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और उष्णकटिबंधीय जलों में ये पाया जाता है। हिंद महासागर के और अटलांटिक महासागर के। भारत में अगर इनका पता अगर आप जानना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि गहीरमाथा में, ऋषिकुल्या और देवी नदी के मुहानों पर, माउथ पर, चूंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर बीचेस हैं, इन बीचेस पर ये बड़े पैमाने पर अंडे देते हैं, तो इन्हें अरीबादा कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये समूह में, यहाँ की जो हज़ारों मादाएं हैं एक ही समय पर एक ही तट पर अंडे देती हैं, तो इनके लिए समुद्र तट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत में उड़ीसा में ध्यान रखना है, गहीरमाथा, ऋषिकुल्या और देवी नदी के मुहानों पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अंडे देने का मौसम इनका होता है नवंबर से अप्रैल के बीच में, और एक मादा 100 से 150 अंडे देती है और जिसमें से बच्चे निकलने की अवधि लगभग 45 से 60 के दिनों में बच्चे बाहर आ जाते हैं। और इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर बढ़ने की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि इनके जो सेक्स रेशो है उसमें अंतर आ सकता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर ज़्यादा बच्चे, मादा बच्चे पैदा होते हैं, तो इसको लेकर, इनकी प्रजाति को लेकर चिंता है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। क्या क्या खतरा इनको लेकर? बाइकेज का खतरा है, तटीय विकास और आवास विनाश को लेकर खतरा है, क्योंकि अगर किसी का घर उजाड़ दिया जाएगा तो कोई भी प्रजाति जीवित नहीं रह पाएगी। फिर समुद्री प्रदूषण और इनके द्वारा प्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक को निगलना भी एक समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान में बदलाव के कारण इनका सेक्स रेशो गड़बड़ा सकता है, तो उसको लेकर भी चिंता है। भारत सरकार इसके लिए कुछ ऑपरेशंस चला रही है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो उसको आप सर्च करके और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ से MCQ में पहला सवाल हो सकता है कि हाल ही में घोषित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट,
अमेरिका ने भारतीय आयात पर लगाए गए टैरिफ को 50 से घटाकर 18 करने की घोषणा की है। अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हुई है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के वाणिज्य मंत्री ने पुष्टि की है कि घटाए गए टैरिफ तत्काल लागू हो चुके हैं। इस तरह की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, हालांकि इस तरह का कोई सवाल आने वाला भी नहीं है। पहला सवाल, भारत अमेरिका टैरिफ कटौती और इसके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत अपनी लगभग 1/3 तेल आवश्यकताओं की पूर्ति रूस से करता है। ये बात सही है, फिलहाल तो यह स्थिति है। दूसरा स्टेटमेंट, वस्त्र, परिधान, जूते, चमड़ा जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को टैरिफ कटौती के विशेष लाभ मिलने की संभावना है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर वस्त्र, परिधान, जूता और चमड़ा जैसे जो सेक्टर हैं, जो काम है, वो होते हैं और यहाँ से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है। दुनिया की बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, जिन्हें हम बड़े ब्रांड कहते हैं कपड़े के या जूते के, वो भारत में, बांग्लादेश में, वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर सस्ता श्रम है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, दोनों के कारण यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें। तो इसको फ़ायदा मिल सकता है। और ये सारे सेक्टर जो है श्रम प्रधान क्षेत्र होते हैं। और श्रम प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ काम सिर्फ मशीनों से हो सकते हैं, ज़्यादा मशीनें, कम लोग, और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें मशीनों के होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोगों की ज़रूरत होती है, हैंडवर्क की ज़रूरत होती है। इसके लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों को श्रम प्रधान क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को लेबर इंटेंसिव क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको फ़ायदा मिलने की संभावना तो है। तीसरा स्टेटमेंट है कि टैरिफ कटौती के बाद भारतीय निर्यातकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में कम अमेरिकी टैरिफ का लाभ मिलेगा। तो भाई साहब, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में भारत को कम टैरिफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ देशों से ज़्यादा ही टैरिफ भारत के ऊपर लगे, तो इसको लेकर भी भारत की चिंताएं बनी हुई हैं। चौथा सवाल, रूसी तेल आयात बंद करने जैसे बड़े रणनीतिक निर्णयों पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि कोई भी फैसला हो, बड़ा से बड़ा फैसला हो, छोटे से छोटा फैसला हो, उसकी चर्चा की जानी चाहिए। सार्वजनिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें होनी चाहिए, पारदर्शिता से फैसले लिए जाने चाहिए और पब्लिक को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। तीसरा सवाल है कि संसद के किसी सदस्य के निलंबन से संबंधित संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्यप्रणाली और अनुशासन निर्धारित करने की शक्ति देता है। सीधी सी बात है, अनुच्छेद 118 हमारे संविधान में है। वो कहता है कि सदन अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई को करने के लिए नियम बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, लोकसभा में नियम 374 ए के अंतर्गत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सांसद का निलंबन स्वतः हो जाता है। तो इस तरह का जो फैसला है, सांसद का निलंबन वैसे स्वतः तो नहीं होता, लेकिन अगर गंभीर अव्यवस्था की स्थिति है तो पीठासीन अधिकारी फैसले ले सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, लोकसभा अध्यक्ष किसी सांसद को केवल 1 दिन के लिए ही निलंबित कर सकते हैं। सिर्फ 1 दिन के लिए निलंबन नहीं होता है, सिर्फ 1 दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ बैठकों के लिए भी हो सकता है और पूरे सत्र के लिए भी हो सकता है। चौथा सवाल, राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों के निलंबन से संबंधित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा में सांसदों का निलंबन नियम 225 के अंतर्गत किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, निलंबित सांसद सदन में मतदान और प्रश्न पूछने का अधिकार बनाए रखता है। जी नहीं, बैठने का अधिकार भी नहीं होता, प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं होता और मतदान का अधिकार भी नहीं होता। तीसरा स्टेटमेंट, संसद की आंतरिक कार्यवाही में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर संविधान के अनुच्छेद 122 के अंतर्गत प्रतिबंध है। तो ये बात बिल्कुल सही है। संसद में क्या कार्रवाई होती है, संसद में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, संसद में क्या हुआ है, उसको लेकर न्यायालय में मामले नहीं जा सकते। न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 अंग जो सरकार के हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए संविधान ने इस तरह की व्यवस्था दी है। चौथा, निलंबन का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सदन में व्यवस्था बनाए रखना है। ये बात भी सही है। पांचवा सवाल, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एसएफडीआर तकनीक मिसाइल को लंबे समय तक सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। लंबे समय तक और सुपरसोनिक गति, ये दोनों चीजें आपको पकड़ के रखनी है, ये सही है। एसएफडीआर में पारंपरिक रॉकेट मोटर की तरह पूरा ईंधन एक साथ जल जाता है। जी नहीं, पूरा ईंधन एक साथ नहीं जलता है। आप इसके ईंधन के जलने पर, आप इसकी स्पीड पर और आप इसकी गति पर और दिशा पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये इसका फायदा है।
तीसरा, एसएफडीआर प्रणाली में वायुमंडलीय हवा का उपयोग प्रणोदन के लिए किया जाता है, प्रपल्सन के लिए, ईंधन को जलाने के लिए आपको अलग से ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप पर्यावरण से ले सकते हैं। जो हवा मिसाइल के अंदर घुसती है, जो हवा रॉकेट के अंदर घुसती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। एसएफडीआर तकनीक के कार्य तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसाइल की अत्यधिक गति के कारण अंदर प्रवेश करने वाली हवा स्वतः कंप्रेस्ड संकुचित हो जाती है, सही है। एसएफडीआर प्रणाली में हवा को संकुचित करने के लिए अलग से कंप्रेसर लगाया जा सकता है, नहीं, अलग से कंप्रेसर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, ठोस ईंधन से निकलने वाली ज्वलनशील गैस संकुचित हवा के साथ मिलकर थ्रस्ट उत्पन्न करती है, यह बात बिल्कुल सही है। सातवां सवाल, भारत में एसएफडीआर तकनीक के सामरिक और रणनीतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसएफडीआर तकनीक अगली पीढ़ी की एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों के लिए उपयोगी है, सही बात है। एसएफडीआर तकनीक मिसाइलों को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोकना अपेक्षाकृत आसान होता है, तो ये आसान नहीं होता है। वहाँ की मतलब अगर आप किसी दूसरे देश पर हमला करते हैं, अगर वहाँ पर वायु रक्षा प्रणाली अगर किसी मिसाइल को रोकने के लिए है, तो उसको भी चकमा देने में ये जो तकनीक है वो सफल हो सकती है। एसएफडीआर तकनीक भारत की विदेशी रक्षा तकनीक पर निर्भरता को कम करती है, ये बात सही है, क्योंकि बहुत कम देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, भारत ने डेवलप कर ली है। ये भारत की निर्भरता को कम करेगी, आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है, रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में किया गया, ये बात सही है। आठवां सवाल है कि भारत की रामसर सूची में हाल ही में जोड़ी गई आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, सही बात है। चारी डांड आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र गुजरात के कच्छ जिले में, सही बात है। पटना पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1971 में हुई, नहीं 1991 में हुई थी, तो ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। नौवां सवाल, रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है, ये बात सही है। भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य देश 1 फरवरी 1982 को बना, ये बात भी सही है। रामसर स्थल केवल प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए घोषित किए जाते हैं, केवल प्रवासी पक्षियों का संरक्षण नहीं है, यहाँ पर वेटलैंड्स का संरक्षण है, इकोलॉजी का संरक्षण है, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण तंत्र, माइग्रेटरी पक्षी, जो स्थानीय पक्षी और पूरी वाटर बॉडी, सभी चीज़ों का संरक्षण के लिए यहाँ पर काम होता है। चारी डांड आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौसमी मरुस्थलीय आर्द्र भूमि है, ये बात सही है। खारा पानी मीठा पानी यहाँ मिलता है, ये बात भी सही है। बन्नी घास भूमि और कच्चे रण के बीच में स्थित है, ये बात भी सही है। और यहाँ केवल मीठे पानी के पक्षी पाए जाते नहीं, खारा पानी मीठा पानी मिलता है, तो विशेष आर्द्र भूमि है और सभी प्रकार के यहाँ पर पक्षी देखने को मिलेंगे। तो आज हमने डिटेल में देखा, सारा कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर। आज की चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। हमने देखा अमेरिका के जो टैरिफ डील है, भारत और अमेरिका का टैरिफ डील नहीं, जो ट्रेड डील है उसके बारे में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सस्पेंशन के बारे में, डीआरडीओ की जो नई तकनीक है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेंजेट टेक्नोलॉजी, उसके बारे में, फिर 2 नए रामसर स्थलों के बारे में, मणिपुर के नए सीएम के बारे में, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, ऑलिव रेड लेक कछुए को लेकर, और फिर हमने एमसीक्यू भी देखे। एमसीक्यू आप यहाँ से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसी तरह के सवाल, इसी तरह के स्टेटमेंट्स आपको प्री में देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से करंट अफेयर और एमसीक्यू कंप्लीट पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली समझ सकते हैं। यहाँ से जो आप चीज़ें समझते हैं वो आपके मेंस में भी काम आने वाली है, क्योंकि करंट बेस्ड प्री में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये जो जानकारी है वो हो सकती है। अगर आपको ये जो करंट अफेयर की हमारी क्लास है, ये जो सेशन है, ये जो चर्चा है अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।